हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बच्चों हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने कॉम्बिनेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा था। आज बच्चों हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सर्कुलर परम्यूटेशंस। अभी तक बच्चों क्या हो रहा था कि हम n एलिमेंट्स को या फिर n पर्सन्स को एक रो में हम क्या कर रहे थे, सीटेड अरेंजमेंट कर रहे थे। यानी जैसे हमारे पास 5 पर्सन थे, उन 5 पर्सन को हम अरेंज कर रहे थे रो में। तो रो में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 थे हमारे पास। तो नंबर ऑफ वेज जो आ रहे थे बच्चों, तो नंबर ऑफ वेज आ रहे थे बच्चों हमारे पास फैक्टोरियल 5 यानी कि 120। ऐसा इसलिए हो रहा था कि जब हम एक रो में बैठा रहे थे तो यहां पे ऑर्डरिंग हो रही थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जो सबसे पहले बैठ रहा था फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा था और 5 पर्सन को बच्चों बैठा रहे थे। तो ये क्या हो रहा था कि रो में सीटेड अरेंजमेंट आ रहा था, वहां पर हम इसे बैठा रहे थे। अब हम बात करेंगे बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन की। अब आप कहेंगे कि सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या डिफरेंट होता है? तो सर्कुलर परम्यूटेशन में बच्चों होता क्या कि इन 5 पर्सन्स को हम एक सर्किल में बैठाएंगे। जैसे मान लीजिए इन पर्सन्स के नाम हम ए बी सी डी ई रख दें। तो ए बी सी डी और ई। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन 5 पर्सन्स को हम क्या करेंगे, सर्किल में बैठाएंगे। अब सर्किल में बैठाएंगे तो बच्चों एक चीज आएगी कि अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो क्या होगा कि पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न वही रहेगा। मान लीजिए कि मैंने अब ए की और बी की जगह पे पहुंचा दिया। तो ये बच्चों हो गया ए, फिर यहां पे बी सी डी और ई। तो ए यहां पे पहुंच गया, सिर्फ क्या हुआ, सर्किल रोटेट कर गया, पैटर्न चेंज रहे, सेम रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जैसे आप ए के नाइबर देखते हैं तो यहां पर ए के नाइबर कौन से थे, ई और बी, और यहां पर भी ए के नाइबर क्या होगा, ई और बी। कंडीशन वही रही कि ए का जो राइट नाइबर था बी, यहां भी ए का राइट नाइबर बी था, ए का लेफ्ट नाइबर यहां पे ई था, यहां पे भी ए का लेफ्ट नाइबर ई था। तो इस तरीके की परम्यूटेशन को बच्चों हम बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। तो जब भी हमें एन पर्सन या थिंग्स एक सर्किल में क्या करनी हो, अरेंज करनी हो, तो उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n persons on a circle। तो ये होता है बच्चों फैक्टोरियल n-1। जैसे रो में अरेंज करने के लिए जो वेज होते हैं वो फैक्टोरियल n होते हैं, इसी तरीके से अगर सर्कल में हम n पर्सन्स को अरेंज कर रहे हैं एक सर्कल में, तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे बच्चों वो होंगे फैक्टोरियल n-1। एक कम होगा n से। कितना हो जाएगा बच्चों? फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। ये तब होगा बच्चों जब हम पर्सन को बैठा लें। किसको बैठा लें? पर्सन को। इसी में बच्चों दूसरा फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सर्कल which cannot be differentiate by seeing them from left or right, that is beats etc। तो इसमें हो जाता है बच्चों फैक्टोरियल n-1/2। यानी अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बैठा लें या पर्सन को बैठा लें जिन्हें हम लेफ्ट से देखें और राइट से देखें और डिफरेंशिएट कर दें, यानी अगर हम उसे क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से देख रहे हो, राइट साइड से देख रहे हो, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीजों को बच्चों हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्सन जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे 180 डिग्री रोटेट कर दें और हम उसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो हम उसे क्या बोल देंगे कि वो पर्सन है की तरह काम करेगा। और उसको एक सर्किल में बैठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल n-1। अब लेकिन अगर हम बीट्स को बैठा रहे हैं या फ्लावर है
या डायमंड है जिसको अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कोई डिफरेंस हमें डिफरेंट पता नहीं लगेगा, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट करने पे अब जैसे मोती है बच्चों, तो आप घुमा दीजिए तो आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि ये लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं या राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं, वो एक जैसा दिखता है हमें। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं वो हाफ रह जाते हैं, वो रह जाते हैं फैक्टोरियल n-1/2। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यानी आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी राउंड टेबल पे बैठाने की बात आएगी, यानी एक सर्कल, या फिर इसको बच्चों एक तो सर्कल बोल देते हैं, एक हम बोल देते हैं राउंड टेबल, इनमें से कोई भी वे आएगी तो आप देखेंगे कि बैठाना किसको है। यानी वो अगर डायमंड है, बीट्स है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या कहलाएंगे बच्चों? फैक्टोरियल n-1/2। और अगर पर्सन को बैठाना है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने कहलाएंगे बच्चों? फैक्टोरियल n-1। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन में? अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स कराता हूं बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशंस के, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं और हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन में, वहां से हमें आइडिया लगेगा कि कौन सा हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूले लगाने में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम पर्सन ले रहे हैं, ऐसी कोई चीज ले रहे हैं जिसको 180 डिग्री रोटेट करने पर हम उसमें डिफरेंस बता सकें, तो हम क्या लेंगे बच्चों? उस केस में तो हम फैक्टोरियल n-1 से नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। और अगर हम डायमंड ले रहे हैं, बीट्स ले रहे हैं, ऐसी कोई चीज ले रहे हैं जिसे 180 डिग्री रोटेट करने पर हम डिफरेंस नहीं बता पाए, तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल n-1/2 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है जैसे हमारे पास कि इन हाउ मेनी वेज एट पर्सन कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल। अब वो ये कह रहा है कि कितने तरीके से 8 पर्सन राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। तो आप सॉल्यूशन लिख देंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग एन पीपल ऑन राउंड टेबल। कितना हो जाएगा बच्चों? फैक्टोरियल n-1। अब अगर हम 8 पर्सन की बात कर रहे हैं, इफ n इक्वल्स टू 8, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? फैक्टोरियल 8-1 फैक्टोरियल 7 यानी 5040। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है कि राउंड टेबल है तो फैक्टोरियल n-1 वाला फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन हाउ मेनी वेज 10 boys and 5 girls be seated on a round table such that no two girls sit together। अब बच्चों यहां पर हमें दे रखा है कि हमारे पास 10 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। क्या है? 10 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, उन्हें हमें राउंड टेबल पे बैठाना है बच्चों, और ऐसे बैठाना है कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वी सीटेड या फर्स्ट वी अरेंज 10 बॉयज ऑन राउंड टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 बॉयज को राउंड टेबल पे बैठा देंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग बॉयज फैक्टोरियल 10-1 फैक्टोरियल 9 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए कि मान लीजिए एक राउंड हमने मान लिया, उस पर 10 बॉयज आ गए, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6, बॉय 7, बॉय 8, बॉय 9 और बॉय 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉयज बैठ गए बच्चों। अब अगर हमें गर्ल्स को बैठाना है और ऐसे बैठाना है कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे, तो इनके बीच में जो स्पेस क्रिएट हुआ है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी इन अगर 10 स्पेसेस में से हम 5 स्पेसेस सेलेक्ट कर लें और उसमें अगर हम गर्ल्स को बैठा दें तो कोई भी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगे। तो नंबर ऑफ वेज
ऑफ अरेंजिंग गर्ल्स 10p5 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 10 हमारे पास क्या है, वैकेंट स्पेसेस हैं, और गर्ल्स कितनी है हमारे पास 5 है। तो अगर हमें गर्ल्स के लिए 5 अरेंज करनी है, 5 गर्ल्स, तो वो सेलेक्ट प्लस अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी परम्यूटेशन लगेगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 10p5। टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 9 इंटू 10p5। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ कि राउंड टेबल के क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया ना कि सर्कुलर कॉम्बिनेशन क्या, परम्यूटेशन क्या होता है? तो इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चों कंपटीशन में, तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि अगर सर्कुलर आएगा तो आपको कौन से फॉर्मूला लगाना है, फैक्टोरियल n-1। अब मान लीजिए कि n पर्सन की जगह बच्चों यहां पर n बीट्स हो जाता, क्या हो जाता, बीट्स हो जाता, कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल। तो n बीट्स के लिए बच्चों जो आप फॉर्मूला लगाते इसी क्वेश्चन में, तो फैक्टोरियल n-1/2, यहां भी 2 आ जाता, तो फैक्टोरियल 7/2, ये 2 हो जाता बच्चों, तो ये आ जाता 2520। इतनी बात आपको समझ में? यानी कि हमें करना क्या है कि जब पर्सन होगा तो फैक्टोरियल n-1, और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है कि जो रोटेट करने पर 180 डिग्री, अगर हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे क्या लिख देते हैं, फैक्टोरियल n-1/2, यानी हाफ रह जाते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये था बच्चों आपका सर्कुलर परम्यूटेशन। अगर सर्कुलर परम्यूटेशन आता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब आप कहेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं इतनी देर से, अब आप क्वेश्चन रिलेटेड टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्या बताना चाह रहे हो? अब बच्चों मैं बताना चाह रहा हूं मिक्स प्रॉब्लम, यानी एक ही क्वेश्चन में जहां पर परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन दोनों का यूज होगा, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन से होगा या कॉम्बिनेशन से होगा, यानी या फिर हम ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितना पार्ट परम्यूटेशन का है और कितना पार्ट कॉम्बिनेशन का है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मिक्स प्रॉब्लम्स ऑन permutations and combinations। अब हम मिक्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे बच्चों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर, कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर अगर मिक्स प्रॉब्लम आती हैं तो हम कैसे उन्हें अराइज करते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए ये जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर आएगा, यानी कि उसमें पहले हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा फिर अरेंज करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अरेंज कर देते तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन बन जाता, और सिर्फ सिलेक्शन से बात बन रही होती तो फिर वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन जाता। यानी यहां पर क्या होगा कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए होंगे, पहले उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, आफ्टर सिलेक्शन हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन वाला जो पोर्शन आएगा हमारा वो कॉम्बिनेशन का आ जाएगा, और सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट अगर हम कर देंगे तो बच्चों किस में चला जाएगा, वो परम्यूटेशन में चला जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों की इसमें मिक्स प्रॉब्लम कैसे आती है और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इस टॉपिक पर, तो आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इवन आप ये मानिए कि जितना हमने अब तक पढ़ा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, वो सब के सब अब यूज होने वाला है। यानी इस एक क्वेश्चन के अंदर आप परम्यूटेशन के भी सारे कॉन्सेप्ट लगा देंगे और कॉम्बिनेशन के भी सारे कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो एग्जाम में ज्यादातर वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो पूरे चैप्टर को कवर कर रहा हो। तो अब जो आप क्वेश्चन करेंगे वो पूरे चैप्टर को कवर कर रहा है, तो आप ध्यान से करिएगा ना। ठीक है बच्चों? देखिए तो बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं। आउट ऑफ 7 कंसोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स, हाउ मैनी वर्ड्स can be formed of 3 consonants and 2 vowels। 3 can be formed by taking आएगा, by taking 3 consonant and 2 vowels। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों कि हमारे पास कितने कंसोनेंट है, 7 कंसोनेंट है। वॉवेल्स कितने बच्चों, हमारे पास 4 वॉवेल्स हैं। अब वो ये कह रहा है कि हमें वर्ड बनाना है। कितने वर्ड बन सकते हैं अगर हम 3 कंसोनेंट लें और 2 वॉवेल लें? तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 कंसोनेंट में से
3 कंसोनेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल सेलेक्ट करेंगे। अब हमें 3 कंसोनेंट मिल जाएंगे और 2 वॉवेल मिल जाएंगे, यानी हमें 5 लेटर मिल गए। अब उन 5 से वर्ड बनाएंगे, यानी उन 5 लेटर्स को हम क्या करेंगे बच्चों अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो फाइनल नंबर ऑफ वर्ड्स निकल कर आएगा वो हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले 7 कंसोनेंट में से कितने कंसोनेंट सेलेक्ट करेंगे बच्चों 3। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 कंसोनेंट्स फ्रॉम गिवन 7 कंसोनेंट्स, कितना हो जाएगा बच्चों 7C3। क्या हो जाएगा 7C3, क्योंकि हमें कंसोनेंट दे कितने रखे थे 7 और हमें कंसोनेंट चाहिए कितने 3, तो 7C3 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 वॉवेल्स फ्रॉम गिवन 4 वॉवेल्स, तो 4C2 ये हो जाएगा बच्चों। 7 कंसोनेंट दे रखे थे, 7 में से 3 कंसोनेंट अगर हमने निकाले तो बच्चों कितना हो गया 7C3। हमें 4 वॉवेल्स दे रखे थे, 4 वॉवेल्स में से अगर हमने 2 वॉवेल्स निकाले तो बच्चों कितना हो गया 4C2। अब 3 कंसोनेंट हमारे पास आ गए और 2 वॉवेल्स आ गए, यानी टोटल कितने एक लेटर आ गए हमारे पास 5 लेटर्स आ गए। अब हम लिखेंगे आफ्टर गेटिंग three consonant and 2 vowels, we have 5 letters। अब हमारे पास कितने लेटर आ गए 5। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 लेटर्स, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, अगर 5 लेटर हमारे पास मिल गए, 3 कंसोनेंट और 2 वॉवेल, अगर हमें उन्हें अरेंज करना है बच्चों 5 लेटर को, तो 5 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 तरीके हो जाएंगे, यानी फैक्टोरियल 5 वेज हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आए बच्चों। सो टोटल वर्ड्स फॉर्म, अब टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे बच्चों, तो जो वर्ड्स बनेंगे वो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट से बनेंगे, यानी सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट का जब हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। तो सिलेक्शन था 7C3 इंटू 4C2, यहां से तो हमें 5 लेटर सेलेक्ट हो गए थे। अब उनको जब अरेंज करा था तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया फैक्टोरियल क्या 5, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से हमें उन्हें क्या करा था बच्चों अरेंज करा था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड दे देगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो फैक्टोरियल 7 ओवर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 5 में बच्चों कितना आ जाएगा 120, यही आ जाएगा बच्चों। अब देखिए फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट हो गया। फैक्टोरियल 7 कितना होता है बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फैक्टोरियल 3 दे रखा है बच्चों। डिवाइड में 2 इंटू 2 4 इंटू में 120, और नीचे फैक्टोरियल 3 ये वाला, इससे ये कट गया 4 से 4 कट गया बच्चों, यही हो जाएगा। अब बच्चों ये हो गया 7 5 6 30 2 1 0 इंटू 1 2 0 0 0 12 1 12 2 1 कैरी लगी 24 और 25, यानी 25,200 ये जो हमारे पास निकल कर आया बच्चों, ये निकल कर आया कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे। समझ में आया आपको। अब ये वो क्वेश्चन हुआ बच्चों जिसमें हम डायरेक्ट ना तो सेलेक्ट कर सकते थे और ना ही हम डायरेक्ट अरेंज कर सकते थे। तो अगर हमें यहां पे वर्ड फॉर्म करना था तो सबसे पहले हमें अलग अलग सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी 7 में से 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, वो हमने कर दिए 7C3। फिर 4 में से 2 वॉवेल्स करने पड़ेंगे 4C2, 3 + 2 5 लेटर्स मिलके, फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा फैक्टोरियल 5, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। समझ में आया बच्चों कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों यूज हो रहा है, यानी कि पहले तो हम लेटर को क्या कर रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम उन्हें क्या कर रहे हैं अरेंज कर रहे हैं, वर्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन हो गए बच्चों जहां पर सिलेक्शन भी हो रहा है और अरेंजमेंट भी हो रहा है। अब जब दोनों चीजें हो रही हैं सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट बच्चों, तो यानी इसमें परम्यूटेशन का भी यूज हो रहा है इसमें और
कॉम्बिनेशंस का भी इसमें यूज हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आता है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड by using letters of the word equation at a time such that vowels and consonants come together। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास एक वर्ड दे रखा है EQUATION। अब हमें इससे क्या बनाना है, वर्ड्स बनाने हैं, इसके सारे लेटर्स लेने हैं। तो इसमें लेटर्स है कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 इक्वेशन, 8 हो गए बच्चों। अब जो वर्ड बनाना है वो हमें ऐसे बनाना है बच्चों कि वॉवेल्स एक साथ आए और कंसोनेंट एक साथ आए, यानी वॉवेल्स क्या हो, इकट्ठे हो। वॉवेल्स को इकट्ठा कर लो, EUAIO, ये वॉवेल्स का एक पैकेट बन गया। कंसोनेंट क्या बचा, Q2 और N, ये एक अलग पैकेट बन गया। अब वो ये कह रहा है कि हमें ऐसे ऐसे अरेंज करना है बच्चों कि वॉवेल्स एक साथ आ जाएं और कंसोनेंट एक साथ आ जाए, तो कितने वर्ड फॉर्म होंगे बच्चों। अब देखिए कि एक पैकेट ये हो गया बच्चों, दूसरा पैकेट ये हो गया, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, अब देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट देखेंगे तो एक और दो, कितने पैकेट हो गए, दो। उन दो पैकेट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उन दो पैकेट को हम अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2 वेज से। अब ये दो पैकेट अरेंज होगा, यानी आगे पीछे, जब आगे पीछे बच्चों अरेंज होंगे तो वोवेल एक साथ आएंगे, कंसोनेंट एक साथ आएंगे। अब लेकिन इस पैकेट के अंदर जो वोवेल्स आ रहे हैं वो भी तो अपनी जगह अदल बदल कर सकते हैं, यानी ई इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, तो उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, वो सारे वोवेल्स एक साथ ही तो रहेंगे। अब वोवेल्स हैं कितने बच्चों यहां पर, 1 2 3 4 5, तो 5 वोवेल्स कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 5, और कंसोनेंट कितने 3, तो वो कितने तरीके से अरेंज होंगे बच्चों, फैक्टोरियल 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, समझ में आया कैसा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि इक्वेशन वर्ड को आप अरेंज करो और ऐसे अरेंज करो कि सारे वोवेल्स एक साथ आए और सारे कंसोनेंट एक साथ आ जाए। तो हमने वोवेल्स का एक पैकेट बना लिया, कंसोनेंट का एक पैकेट बना लिया। जो भी चीजें कम टुगेदर वाली आएंगी, मैंने आपको बताया था कि आप उनका क्या बना लीजिए, पैकेट बना लीजिए, वहां से वो बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए ये एक पैकेट बन गया, ये एक पैकेट बन गया, तो यहां पर दो पैकेट हो गए, तो दो पैकेट कितने तरीके से अरेंज हुआ, फैक्टोरियल 2। अब वोवेल्स 5 हैं तो अपनी जगह इधर उधर कर सकते हैं, तो 5 वोवेल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 5। कंसोनेंट 3 है तो अपनी जगह वो चेंज कर सकते हैं, तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3। अब टोटल नंबर ऑफ वेज अगर निकालोगे तो 2 इंटू 120 इंटू 6, 12 इंटू 120, 0 लग गया, 12 12 144, यानी 1440। तो टोटल जो वर्ड्स बनेंगे बच्चों वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 1440। क्लियर हुआ बच्चों, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा उसे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है वो, तो देखिएगा आप उसे। तो बच्चों हम यहां पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n distinct things taken are things together in which three particular
थिंग्स मस्ट अकर टुगेदर। तो ये कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर थिंग्स टुगेदर इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर टुगेदर। तो बच्चों इसमें वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रोटेट करके दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। हमारे पास कितनी थिंग्स हैं? एन थिंग्स हैं। अब वो ये कह रहा है इसके बाद टेकन आर थिंग्स टुगेदर। अब हमें आर थिंग्स एक साथ लेकर क्या बनाना है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। उसमें भी एक कंडीशन दे रखी है कि आर थिंग्स में से बच्चों जो 3 थिंग्स हैं वो तो एक साथ आएंगी ही आएंगी, यानी कि एन थिंग्स में से 3 थिंग्स ऐसी हैं जो हमेशा आएंगी और एक साथ ही आएंगी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब देखिए सॉल्यूशन के लिए हम बच्चों लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बच्चों कितने हो गए? एन, क्योंकि अलग अलग कितनी थिंग्स हैं? एन। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए बच्चों? आर, क्योंकि हमें अलग अलग कितनी चीजें चाहिए? आर। अब वो कह रहा है कि आउट ऑफ दीज थिंग्स एन थिंग्स आर बी सिलेक्टेड। अब उसमें वो उसने कंडीशन और जोड़ दी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर टुगेदर, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि आउट ऑफ एन थिंग्स 3 थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड। इन एन थिंग्स में से 3 थिंग्स जो हैं वो मस्ट अकर टुगेदर का मतलब हो गया कि वो आएंगी ही आएंगी और एक साथ आएंगी। तो हमने लिख दिया इफ 3 must occur things consider if 3 must occur things consider to be taken। हमने क्या करा? उनको कंसिडर कर लिया कि उन्होंने हमें ले लिया। हमने उन्हें क्या करा? 3 थिंग्स को पहले ही ले लिया। हमें 8 थिंग्स लेनी थी बच्चों, तो पहली थिंग, दूसरी थिंग और तीसरी थिंग, उन 3 थिंग्स को हमने बच्चों ले लिया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और उन 3 थिंग्स का हमने एक पैकेट बना दिया, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर टुगेदर, यानी अगर वो हम आर थिंग्स भी लेंगे तो आर में से वो तीनों तो एक साथ रहेंगी ही रहेंगी। तो हमने उनका एक पैकेट बना के रख दिया 1 2 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग। अब एन अगर ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, 3 इधर आ गए, तो कितने ऑब्जेक्ट बचे? एन -3। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग आर -3। दोबारा समझिए, हमारे पास एन चीजें थी और हमें आर लेनी थी। उसमें से उसने कहा कि भाई ये 3 जो है चीजें हैं इनको तो लेना ही लेना और एक साथ लेना है। हमने तीनों ले दी बच्चों। अब एन में से अगर तीनों उधर चली गई तो कितनी बची? एन -3 तो बची, 3 कम हो गई। अब ऐसी रिक्वायर्ड में आर लेनी थी तो 3 तो पहले जाके सीधे फुल हो गई, तो अब रिक्वायर्ड में कितनी बची? एन आर -3। अब आया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन अगर हमें करना है तो एन -3 में से हमें सी आर -3 करना है बच्चों। यानी एन -3 हमारे पास चीजें थी, उसमें से हमने कितनी चीजें सेलेक्ट कर ली? उसमें से बच्चों हमने आर -3 चीजें सेलेक्ट कर ली। अब बात आती है अरेंजमेंट की। अब देखिए आपके पास 3 चीजें तो हमने इकट्ठे ले ली थी। मान लीजिए एक पैकेट है, इसमें प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 3 है। अब प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, प्रोडक्ट 6, ऐसे प्रोडक्ट 8 तक जाएगा बच्चों। अब ये पैकेट कितने बन गए? देखिए 1 2 3 4 ऐसे कितने बनेंगे? ये बचेंगे बच्चों आर -2 पैकेट। कैसे कि आर में से आप 3 घटाओगे तो आर -3 पैकेट हो गए, क्योंकि 3 चीजें हट गई थी। आर -3 ऑब्जेक्ट तो आप यहां से लाए और एक पैकेट का ऑब्जेक्ट जुड़ आएगा, क्योंकि ये पैकेट भी तो एक ऑब्जेक्ट है। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे बच्चों? आर -2। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट कैसे होगा देखिए, तो आर -2 पैकेट कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल आर -2। अब ये जो एक पैकेट है जिसमें तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं, उसमें कितने ऑब्जेक्ट है? 3। तो वो 3 भी तो अरेंज हो सकते हैं बच्चों। वो कितने तरीके से होंगे? फैक्टोरियल 3। अब आएगा टोटल
नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, तो ये हो जाएगा बच्चों n-3 इंटू फैक्टोरियल r-2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये हमारे पास बच्चों आंसर निकल कर आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा समझिए आप ध्यान से। हमारे पास हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना था, n चीजें दे रखी थी और r लेनी थी। उसने कह दिया कि ये 3 चीजें तो आएंगी। ऐसे समझो कि एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हमने कहा कि हमें टूर पे जाना है, टूर पे जाने के लिए हमें 23 बच्चे या 20 बच्चे चाहिए। मान लीजिए आप 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, टूर पे जाने के लिए कितने बच्चे चाहिए? 20 बच्चे। अब हमने कहा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया था क्लास में वो तो जाएगा ही जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आया था वो तो जाएगा ही जाएगा। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे पहली बस में जाके बैठ जाएंगे। बस में कितनी सीटें थी बच्चों? 20 सीटें थी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बैठ गए, इकट्ठे बैठ गए वो तीनों, क्योंकि वो तीनों इकट्ठे जाएंगे। अब क्लास में बच्चे 50 थे, उसमें से 3 बच्चे जाके बैठ गए, तो क्लास में बच्चे कितने बचे? 47, यानी 50 - 3। अब बस में सीटें कितनी बची? 20 थी, 3 सीटें तो गिर गई, यानी 20 - 3 17। अब आपको 47 में से 17 बच्चे सेलेक्ट करने, तो 47 C 17 यानी n-3 CR-3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बस में जाके आपको अरेंज करना था, आप बस में पहुंचे, आपने बस में देखा कि 17 बच्चे जो बाद में आए हैं वो और एक पहले 3 बच्चों का एक पैकेट बना हुआ रखा है। 17 और 1 कितने बच्चे हो गए? 18, यानी r-2 18 20 - 2 हो गया। अब उन 18 बच्चों को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल r-2। अब जो 3 बच्चे पहले ही बस में जाके बैठ गए थे वो अपनी जगह तो सीट चेंज कर सकते हैं ना बच्चों। मान लो 1 2 3 ऐसे बैठे, 2 1 और 3 बैठे तो अभी तो वो इकट्ठे ही हैं। 3 2 और 1 बैठ जाए तो अभी तो वो इकट्ठे ही हैं। तो वो 3 बच्चे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 से। तो अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। यानी इसमें से ये वो क्वेश्चन है जिसमें से हमें n में से 8 चीजें ले ली थी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर थिंग्स जो थी वो आनी ही आनी थी। तो उसके बाद हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें यहां से पता लग रहा था। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम जिस क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन बच्चों हमने लिखा फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which first a selection, second a arrangement, पहला क्या? सिलेक्शन, और दूसरा क्या है? अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द letters of the word proportion। अब देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। मैं आपको बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है? तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और ये कॉम्पिटिशन या बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें क्या दे रखा है? एक वर्ड दे रखा है प्रपोर्शन। क्या दे रखा है? प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन को सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? अलग अलग फॉर्म में लिख लेंगे, कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है उस हिसाब से। अगर हम यहां पे देखेंगे बच्चों तो हमारे पास जो ओ है वो 3 बार आ रहा है, पी जो है वो 2 बार आ रहा है, आर जो है वो भी 2 बार आ रहा है। ये हो गया बच्चों ये सारे। और फिर TIN आ रहा है एक एक बार। इसको हमने बच्चों ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतनी बात आपको समझ में? यानी जो लेटर जितनी बार आ रहा है उतनी बार आपको लिखना है। तो O 3 बार आ रहा था 1 2 3 टाइम्स,
P 2 टाइम्स आ रहा था, R 2 टाइम्स आ रहा था, TIN 1 टाइम्स आ रहे थे, वो हमने लिख लिए। अब वो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिलेक्शन अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस। यानी हमें प्रोपोर्शन के लेटर्स यूज करने थे और अब हमें बच्चों क्या बनाना है, इससे हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है। यानी हमें जो वर्ड में नंबर ऑफ लेटर यूज करने हैं वो कितने करने हैं, सिर्फ 4 लेटर हमें यूज करने हैं। इतनी बात आपको समझ में? तो अब हमें बच्चों 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो देखिए हम 4 लेटर वर्ड कैसे बनाएंगे बच्चों। अब बात आती है कि 4 लेटर वर्ड अगर हमें बनाना होता और सारे लेटर अलग अलग होते, जैसे 10 अलग अलग होते, तो हम 10C4 कर देते, 4 लेटर सेलेक्ट कर दे, फिर उनको हम अरेंज कर देते फैक्टोरियल 4 वेज से, या फिर डायरेक्ट हम 10P4 लगा देते, हमें आंसर मिल जाता। पर बच्चों यहां पे केस अराइज होंगे। केस अराइज क्यों होंगे बच्चों? क्योंकि यहां पर 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे भी आ सकते हैं, 2 भी एक जैसे आ सकते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी होगी कि चारों हमें अलग अलग लेने, तो एक अलग केस बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उन 4 लेटर्स में से 2 एक जैसे हो जाए, 2 अलग अलग हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 एक काइंड के हो जाए, 2 एक काइंड के हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 एक जैसे हो जाए और एक अलग हो जाए। तो इतने सारे केस अराइज होंगे बच्चों। अब देखिए मैं आपको केस बता रहा हूं कि केस कैसे होंगे बच्चों। केस टेबल बना के मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं बच्चों, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहां पर ले रहा हूं। तो यहां पर केस 1 बच्चों आएगा, केस 1 आएगा ऑल डिस्टिंक्ट। क्या आएगा? केस 1 में आएगा बच्चों ऑल डिस्टिंक्ट, यानी सारे के सारे लेटर अलग तरीके के होंगे। पहला केस, 4 लेटर लेने, हमारे पास अलग अलग कितने टाइप के, 1 2 3 4 5 6, तो अलग अलग टाइप के हम 4 लेके बना सकते हैं, तो 4 ऑल डिस्टिंक्ट। केस 2 बच्चों हमने बनाया 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। इसका मतलब है कि 2 तो एक जैसे होंगे, यानी PP हो गया या OO या RR, और 2 अलग अलग होंगे। केस 3 बच्चों हमने लिया 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड, यानी 2 तो एक तरीके के होंगे और 2 एक तरीके के, जैसे 2O और 2P, तो 2O और 2P आ गए बच्चों, तो 2 एक तरीके के हो गए, 2 एक तरीके के हो गए। केस 4 बच्चों आ जाएगा 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, यानी 3 एक जैसे हो गए और 1 डिफरेंट हो गया, यानी 3 O आ गए, O तो 3 है, एक ही तो हमारे पास लेटर 3 बार आ रहा है, वो है O, 3 O आ गए, 1 P आ गया, या 3 O आ गए, 1 I आ गया, इस तरीके से। अब मैं यहां पे तो बच्चों लिखूंगा सिलेक्शन, यहां पे हम लिखूंगा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, और यहां पर बच्चों निकल कर आएगा हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या निकल कर आएगा? नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि अरेंजमेंट। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलग अलग, या आपको केस समझ में आया बच्चों केस कैसे बना है? देखो दोबारा समझो आप कि हमें ये वर्ड दे रखा है, अब इस वर्ड में 10 लेटर से हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना था। अगर ये सारे अलग अलग होते तो मैं 10C4 करता, 4 लेटर सेलेक्ट करता, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 करता, उन चारों को अरेंज करता और आंसर आ जाता। अब लेकिन यहां पे तो ऐसा है नहीं है कि हम चारों को अरेंज कर लें। अब बात आई कि यहां पर हमने क्या करा कि 3 एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, एक एक अलग, यानी अब हम जब लेटर बनाएंगे तो हमारे मन में यह आया कि इसमें तो अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। अब वो अलग अलग टाइप हमने निकाले, तो एक टाइप आया चारों अलग अलग, फिर एक टाइप आया कि 2 एक जैसे और 2 अलग अलग, फिर एक टाइप आया कि 2 एक तरीके के एक जैसे और 2 दूसरी तरीके के एक जैसे, फिर एक आया कि 3 एक जैसे और 1 अलग। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बन नहीं रहा था, चारों तो एक जैसे कोई है ही नहीं। अब हम उसमें सिलेक्शन निकाल लें और फिर अरेंजमेंट निकालेंगे। अब सिलेक्शन के लिए देखिए कि हमें सारे अलग अलग चाहिए। अब अलग अलग के लिए ऑप्शन कितने हमारे पास? O, P, R, T, I और N, यही तो है बच्चों, यानी 1 2, अब इसको एक ही तो मानेंगे, एक ही तो O आ सकता है जब अलग अलग लेने, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है हमारे पास अलग अलग, और हमें चाहिए कितने? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 6C4। चारों लेटर अलग अलग है तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 4, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स कितना निकल कर आएगा? 6C4 इंटू फैक्टोरियल 4। इतनी बात आपको समझे? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, क्लियर हो गया सबको? अगर हमारे पास अलग अलग हम देखेंगे डिफरेंट कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, चाहिए कितने लेटर थे? 4 लेटर, तो 6C4 हो गया बच्चों। 4 लेटर अलग अलग बन गए हमारे पास, तो उनको हम अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 वेज से। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए बच्चों? 6C4 इंटू फैक्टोरियल 4।
अब दूसरा आया बच्चों की टू अलाइक एंड टू डिफरेंट, दो एक जैसे हों और दो अलग अलग होंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब दो एक जैसे बच्चों, दो एक जैसे लेने के लिए ऑप्शन कितने हैं, या तो दो ओ आ जाए या दो पी आ जाए या फिर दो आर आ जाए। इन तीनों में से कोई भी दो आ सकता है, क्योंकि ओ भी हमारे पास 3 बार है तो वो 2 बार ले सकते हैं ना। तो 3 लेने के लिए बच्चों 3 ऑप्शन है हमारे पास, दो ओ आ सकते हैं, दो पी या दो फिर आर। तो हमारे पास 3 पेयर ऐसे हो गए। तो 3 पेयर में से हमें लेने कितने पेयर है, 1, क्योंकि हमें तो दो एक जैसे लेने। तो 3 पेयर है हमारे पास दो के लिए, 1 2 और 3, 3 पेयर में से हमने एक पेयर ले लिया। अब एक पेयर लिया है बच्चों, यानी लेटर कितने आ गए, 2। अब कितने लेटर बचे लाने के लिए, 2। अब मान लीजिए कि 2 ओ आ गए, तो अब अलग अलग के लिए कितने बचे, 1 2 3 4 5। 5 में से हमें कितने लेने हैं, 2। अब ऐसा नहीं है ओ आ गए, मान लीजिए 2 पी आ गए, तो पी तो हटेंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, दो एक जैसे दो अलग अलग। तो हम इसे ओ पी और आर भी तो लिख सकते हैं बच्चों, या दो एक जैसे हो गए दो अलग अलग हो गए, या फिर हम इसे पी पी आई एन भी लिख सकते हैं, दो एक जैसे हो गए दो अलग अलग हो गए। ऐसे तो बनाने में। तो हमने क्या करा कि 3 हमारे पास दो दो के पेयर थे, 1 2 और 3, तो हमने एक पेयर ले लिया, यानी एक तो पेयर आ गया, मान लीजिए पी आ गया। अब कितने बचे अलग अलग के लिए, 1 2 3 4 5। 5 में से हमें लेने कितने थे बच्चों, 2, 5p2। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 4 लेटर है हमारे पास जिसमें से दो एक जैसे हैं, तो ये 4 लेटर है तो फैक्टोरियल 4 से अरेंज होगा। इसमें एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय क्या हो गया, फैक्टोरियल 2। नंबर ऑफ वेज निकालोगे तो 3c1 इंटू 5c2 इंटू फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब अगला आया बच्चों टू अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू अलाइक ऑफ अदर काइंड। इसका मतलब है जैसे पी पी आर आर, दो एक जैसे और दो एक जैसे, या फिर हम लिखते हैं बच्चों पी पी ओ ओ, दो एक जैसे और दो एक जैसे। इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स कितने बनेंगे। अब हम देखेंगे कि दो दो लेने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, या तो दो 2o आ सकते हैं, या फिर 2p या फिर 2r। 3 पेयर है और पेयर हमें चाहिए कितने, 2 पेयर चाहिए यहां पर। तो हम क्या करेंगे 3c2 लिख देंगे, 3 पेयर में से 2 पेयर हमने सेलेक्ट कर लिए। अब 2 पेयर अगर हमने सेलेक्ट करे तो चारों लेटर आ गए, और लेटर तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे अरेंज कितने तरीके से करेंगे, तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। टोटल 4 लेटर थे तो फैक्टोरियल 4 आ गया, 2 बार p आ रहा था, 2 बार o आ रहा था मान लो, तो p के लिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 और o के लिए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3c2 इंटू फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इतनी बात आपको समझ में बच्चों। अब है 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। 3 अलाइक के लिए तो एक ही ऑप्शन है 1c1, डिफरेंट के लिए 1 2 3 4 5 5c1। अरेंज कितने तरीके से होगा, फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 3, क्योंकि टोटल तो फैक्टोरियल 4 हो गए, ओ 3 बार आएगा तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 1c1 इंटू 5c1 इंटू फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 3। इतनी बात आपको समझ में। अब हमें निकालना क्या था बच्चों, एक तो सिलेक्शन निकालना था, एक अरेंजमेंट। सिलेक्शन का मतलब हुआ कि आप यहां तक का सम निकाल दीजिए, और अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि इन सबका आप सम निकाल दीजिए। तो सिलेक्शन तो यहां से मिलेगा बच्चों, 64 यानी 62 के बराबर हो गया बच्चों, तो इसकी वैल्यू होती है 15। 3c1 बच्चों 3 हो गया, 5c2 10, 10 इंटू 3 बच्चों 30। 3c2 बच्चों यानी 3c1 3 के इक्वल हो गया, 1 इंटू 5 5 के इक्वल हो गया। तो ये बच्चों कितना निकल आया देखिए 45 और 5 50 53, यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है पहले पार्ट का अरेंजमेंट आंसर कितना हो गया बच्चों 53, यानी टोटल सिलेक्शन कितने होंगे 53 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों ये। अब हम यहां पे ये निकाल रहे हैं बच्चों, देखिए अब 15 वैल्यूज की हो गई, 15 इंटू 24, तो 15 4 जा 66 36 360 हो गया बच्चों। ये देखेंगे तो इतने वाले की वैल्यू तो बच्चों 30 आ गई, 30 इंटू 24 इंटू 2, तो ये 12 हो गया बच्चों। तो ये भी हो गया बच्चों 360। इसको देखेंगे 3c2 की वैल्यू बच्चों 3 इंटू 24 अपॉन में 4 6 18 हो गया बच्चों। ये हो गया आपका 5 इंटू 4 यानी 20। अब ये आप अरेंजमेंट निकालोगे तो 360 720 720 और 20 740 758, तो ये हो गया आपका 758। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। यानी आपको करना क्या है कि जितने पर्टिकुलर केसेस बनेंगे वो सारे केसेस आपको बनाने हैं। उन केसेस के हिसाब से पहले सिलेक्शन एक कॉलम में लिखने, फिर उनको अरेंज और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखने। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो नंबर ऑफ वर्ड्स दे देंगे, और सिलेक्शन आपको क्या दे देंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शंस दे देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सबको समझ में आ गया।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। यानी अब मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन के, वो मैंने आपको करा दिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिएगा। तो बच्चों मैंने आपको मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस करा दिए। जितने अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स में, जितने टाइप के, वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब आपको पूरी थ्योरी एक बार पढ़नी है, सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और फिर क्वेश्चन लगाने हैं। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आप पूरी थ्योरी ढंग से पढ़ते हो, प्रॉपर्टीज आप ढंग से पढ़ लेते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।